साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम एक महान बहुजन महापुरुष के विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिनका नाम है नामदेव ढसाल। ये मुंबई के रहने वाले हैं और इन्होंने साहित्य की दुनिया में बहुत ही बढ़िया कदम उठा करके और बहुजन महापुरुषों में एक गिने चुने हुए थे। ये कवि थे और इन्होंने बहुत सारी किताबों की रचना की है और इसके साथ साथ इन्होंने आंदोलन को भी बहुत बढ़िया मजबूती दिया है। बल्कि यूँ कहा जाए, एक इन्होंने दलित पैंथर नाम के संगठन को चलाया, जो कि दलितों का संगठन है। दलित पैंथर के नाम से इन्होंने एक संगठन चलाया और वो बहुत काम किया। 1970 के दशक के आसपास की कहानी है, जब उस समय शिवसेना जो है कि मुंबई में बहुत जोर शोर से अत्याचार कर रही थी, कहा जाए, बल्कि सभी वर्ग को परेशान कर रही थी। उस समय जो है कि बहुजन समाज में ये एक ऐसे महान कवि थे, एक ऐसे संगठनकर्ता थे जो कि इन्होंने समाज के लिए बहुत भी बड़ा योगदान किया। साथियों, इन्होंने दलित पैंथर नाम की संगठन को तैयार करके, और यही एक संगठन ऐसा था कि जो शिवसेना, मुंबई में शिवसेना, बाल ठाकरे की जो शिवसेना थी, उससे टक्कर लेने के लिए दलित पैंथर को तैयार करके खड़ा किए। हालांकि ये अकेले नहीं थे, राजा ढाले भी इनके साथ में दो थे और एक दिन दो महापुरुषों ने मिल करके दलित पैंथर नाम संगठन की रचना की। और उस संगठन में कार्यकर्ताओं ने इतना जोर से इनकी भाषा शैली और इनके लेखन में वो कार्य था कि नवयुवकों में उनका खून सुन करके, देख करके उनके खून में उबाल आ जाता और वो जीने मरने को नहीं डरते और अपने हक अधिकार के लिए, अपने ऊपर शोषण और अत्याचार होने के लिए उसके विरुद्ध वो खड़े हो जाते और संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाते। इसलिए इनका भी जितना गुणगान किया जाए साथियों कम है। नामदेव ढसाल एक विद्रोही नायक के रूप में स्थापित हुए। हालांकि इनके कार्यों का ज़्यादातर उल्लेख किताबों के माध्यम से है। बाद में इन्होंने राजा ढसाल से और इनकी और दोनों के बीच में जो है कि अलग अलग इनकी सोच होने के कारण इन्होंने अलग अलग दिशा में काम करने की ठानी। लेकिन दलित पैंथर के जरिए राजनीति तक ना पहुंचने में या उसमें काम करने की बजाय, बल्कि इन्होंने अपने कलम को ही अपना शस्त्र बना करके और समाज को साहित्य के जरिए से समाज को एक मजबूती देने का इन्होंने जो विशाल काम किया है, उसकी सराहना जितना भी की जाए कम है। क्योंकि ये साहित्य के जगत में बहुत सारी किताबों की रचना कर करके और हमारे लिए, हमारे समाज की यथास्थिति, जबकि ये हाल के दिनों की कवि हैं। आज साथियों 2023-24 के आसपास हम गुजर रहे हैं, जबकि इनकी लेखनी जो है 1970-72 के आसपास की इनके किए हुए कामों की व्याख्या कवि यहाँ लिख रहे हैं। और कवि तो एक किताब के माध्यम से यहाँ इनको छोटी सी संरचना के माध्यम से इनका परिचय दे रहे हैं। हालांकि इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें और लिखी हुई है। ये माने जाने कवियों में, गिने चुने कवियों में इनका नाम लिया जाता है और ये बहुत बढ़िया कवि लेखन के जरिए जो है कि आवाम को जगाया है, बल्कि उसमें चेतना पैदा की है। इनका जितना भी वर्णन किया जाए, दलित पैंथर के नाम से जो संगठन इन्होंने चलाया उसके जरिए भी बहुत ही काम किया। जबकि कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। इनका घर एक ऐसी जगह में था, मुंबई में कमाठीपुरा नाम का एक है, जो कि एक वेश्या बस्ती है। और सोचा जाए, याद किया जाए कि जहाँ गंदियों की, कीचड़ों की बस्ती ही है, और उसमें से ये अगर इनकी ज़िंदगी को नापा जाए तो ये एक कमल की तरह की, जैसे कीचड़ कमल में खिलता है साथियों, ठीक उसी तरीके से नामदेव ढसाल एक कीचड़ की बस्ती में, एक कुकर्म की बस्ती में रह करके इन्होंने एक ऐसा इंसान बनकर दिखाया है, एक ऐसा इंसान बनकर दिखाया है जो कि दुनिया के लिए विचारणीय है। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। हमें ये अपने रहन सहन को नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने अंदर की विचारधारा को मजबूत करना चाहिए साथियों, ताकि हम उस विचारधारा को लेकर के दुनिया के सामने उसे परोसें और दुनिया को ये दिखाएं कि जो हमारे अंदर जो सोच होती है, उस सोच के ही जरिए हम किसी भी कार्य को करने के लिए अग्रसर होते हैं, उस कार्य में सफलता भी मिलती है। ठीक इसी का परिणाम देते हुए रामदेव ढसाल जो लिख रहे हैं, बता रहे हैं अपने जीवन के विषय में, उन्होंने वही लिखा है जो उनके सामने जीवन में गया हुआ है। उन्होंने अपने जीवन में एक टैक्सी भी चलाई, ड्राइवर भी रहे हैं, तमाम अच्छी बुरी संगतियों से गुजरे हुए हैं। जबकि उन्होंने तो एक गंदी बस्ती में स्वयं अपने आप को लिखा है कि मैं एक गंदी बस्ती से
रहने वाला, उसमें जीवन यापन करने वाला, और किस तरीके से अपने आप को उन्होंने उठा करके और ऊंचे और समाज को दिया हुआ है। तो आज हम चर्चा करते हैं उनके विषय पर। नामदेव ढसाल एक विद्रोही नायक। दलित आंदोलन एवं साहित्य में विद्रोह का पर्याय बन चुके कवि नामदेव ढसाल मराठी के महाकवि थे। उन्होंने मराठी साहित्य की दिशा ही नहीं बदली बल्कि दलित आंदोलन को भी सशक्त बनाया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रेरणा से दलित पैंथर का गठन कर अन्याय अत्याचार के खिलाफ संघर्ष छेड़ा। ढसाल उन गिने चुने कवियों में है जिनका रचा इतिहास लोगों के खून में उबाल लेकर आया, उन्हें अपने हक के लिए विद्रोह करने को उकसाया। गोल पीठा उनकी पहली चर्चित कृति थी। इस कविता ने मराठी साहित्य जगत को झकझोर कर रख दिया। गोल पीठा मुंबई के कमाठीपुरा के उस कुख्यात बस्ती का नाम है जिसमें ढसाल का बचपन बीता। 15 फरवरी 1949 को पूना जिले के पुर गांव के दलित गरीब परिवार में जन्मे नामदेव ढसाल का परिवार बाद में मुंबई के गोलपीठा में बस गया। वहां के शोषण, अन्याय, व्यवस्था, अत्याचार को उन्होंने गोलपीठा के जरिए 1971 में उजागर किया। इसी कृति को सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से नवाजा गया। साथियों, इन्होंने जिन जिन रचना की और अपने विषय में बताया कि इस तरीके से कहाँ कहाँ उन्होंने किस तरीके से उनके साथ बीता और क्या किया। आगे की लाइनों में कभी लिख रहे हैं हम। नामदेव ढसाल युवावस्था से ही जुझारू थे। जाति वर्ण व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था के खिलाफ संघर्षरत थे। उनके जीवन संघर्ष को इसी से समझा जा सकता है कि अपनी जीविका चलाने के लिए उन्होंने मुंबई में टैक्सी भी चलाई। उनकी कविता को हम अनुभवों की गाथा कह सकते हैं। उन्होंने वही लिखा जो जिया और भोगा। 1970 के दशक में महाराष्ट्र में दलितों पर दिन प्रतिदिन अन्याय अत्याचारों की संख्या बढ़ रही थी। सामंतवादी सोच के सत्ताधारी अत्याचारियों के साथ थे। दलितों की राजनीतिक पार्टी रिपब्लिकन पार्टी तब विकलांग स्थिति में पहुंच गई थी। उनके नेताओं को दलितों की समस्याओं से कुछ सरोकार नहीं रह गया था। इसी के परिणाम स्वरूप नामदेव ढसाल ने दलितों के संरक्षार्थ युवाओं का एक क्रांतिकारी संगठन गठित किया। नाम रखा दलित पैंथर। अमेरिका में निग्रो ने गोरों का अत्याचारों के खिलाफ ब्लैक पैंथर बनाकर संघर्ष छेड़ा था। यह इसी का भारतीय संस्करण या यूं कहें मराठी संस्करण बना। वर्ण देश में अन्याय के विरुद्ध में समान अधिकारों के लिए निग्रो संगठित हुए थे। उसी तर्ज पर नामदेव ने महाराष्ट्र में दलित पैंथर की नींव रखी थी। 27 नवंबर 1972 को पुणे में नामदेव ढसाल का साहित्यकार राजा ढाले की अगुवाई में दलित पैंथर की स्थापना हुई थी। इसी के साथ पूरे राज्य में दलित अत्याचारों का प्रतिकार शुरू हो गया। जहां जहां दलितों पर अन्याय अत्याचार की घटनाएं होती, नामदेव ढसाल और राजा ढाले के पैंथर वहां पहुंच जाते। दलित पैंथर के कार्यकर्ताओं का नियम था जैसे को तैसा। युवाओं को उबलता समूह अत्याचारियों को सबक सिखाता था और दलितों का संरक्षण करता था। जल्दी ही दलित पैंथर ने एक आंदोलन का रूप प्राप्त कर लिया जिससे राज्य के सवर्ण समाज में दहशत फैल गई। वह डरने लगा। पैंथर के कुशल संगठनकर्ता नामदेव ढसाल ही थे। मुंबई में बाल ठाकरे की सशक्त शिवसेना से टक्कर लेने की हिम्मत दलित पैंथर ने ही की थी। जैसा कि साथियों मैंने पहला ही बता चुका हूँ कि उस समय मुंबई में बाल ठाकरे भी शिवसेना की उनकी पार्टी सशक्त रूप से कार्य कर रही थी और उनके जो कार्यकर्ता थे वो छोटी जाति वर्ण व्यवस्था के लोगों पर अत्याचार और अन्याय करते थे। और उनसे संघर्ष लेने के लिए जिस दलित पैंथर की रचना की हुई थी वो नामदेव ढसाल ही इसके अगुवाकार और मुखिया थे। और इनके ही कार्यकर्ताओं में इन्होंने इतना जोश भर दिया था कि वो भी मरने और मारने को बिल्कुल तैयार रहते थे। उनसे टक्कर लेने की किसी की हिम्मत थी वो केवल दलित पैंथर की थी। आगे की लाइनों में लिख रहे हैं। मुंबई में दक्षिण भारतीय प्रांत प्रतियों का मुद्दा बनकर एवं मराठी का ढोल पीटकर बाल ठाकरे ने शिवसेना की नींव रखी और परप्रांतियों के खिलाफ 1970 में हिंसक आंदोलन छेड़ा था। दक्षिण भारतीयों को मुंबई से खदेड़ना शुरू किया था। दलितों के खिलाफ भी बाल ठाकरे आग उगलने लगे थे। उसी दौर में मुंबई में वर्ली दंगा हुआ था। तब दलित पैंथर ने शिवसेना को सशक्त सामना किया था। दलितों के सामने दंगाई टिक नहीं पाए। पैंथर ने दलितों के साथ ही परप्रांतियों का भी संरक्षण किया। दलित युवाओं के इस संगठन का तथाकथित सवर्ण समाज में जबरदस्त खौफ था। दलित पैंथर के पुरजोर विरोध और जवाबी कार्रवाई का ही परिणाम था कि तब मुंबई में दलित अत्याचारों पर काफ़ी हद तक प्रतिबंध लगा। दलित पैंथर ने बड़े आंदोलन किए थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नामांतरण आंदोलन में भी पैंथर की ही भूमिका महत्वपूर्ण थी। महाराष्ट्र के दलितों की देखा देखी दूसरे राज्यों में भी दलित पैंथर की स्थापना हुई।
गुजरात में इस संगठन ने बड़ा आंदोलन छेड़कर आरक्षण और छेड़कर विरोधियों को धूल चटाई थी, लेकिन दलित पैंथर के दो प्रमुख स्तंभ नामदेव ढसाल राजा ढाले के बीच वैचारिक मतभेदों को चलते संगठन टूट गया। इसके साथ ही एक सशक्त और नए किस्म का दलित आंदोलन बिखरता गया। राजा ढाले ने मास मूवमेंट बनाई, ढसाल पैंथर का अपना गुट चलाते रहे। मुंबई में बाल ठाकरे के शेर को जिस पैंथर नामदेव ढसाल ने लहूलुहान किया था, उसे बाद में राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण शिवसेना में जाना पड़ा। यह एक विडंबना थी जिसने इस आंदोलन की धार को कुंद कर दिया था। सांप्रदायिकता विरोधी ताने बाने से यह एक विद्रोह ही था। इस निर्णय को लेकर अम्बेडकरी समाज ने नामदेव ढसाल की राजनीतिक भूमिका विवादास्पद रही, लेकिन साहित्य जगत में उनका स्थान निर्विवाद रहा। उन्होंने अपनी कलम को ही शस्त्र बनाया, कविता को नया आयाम और आशय प्रदान किया, मराठी साहित्य में नया इतिहास रचा, शोषण के खिलाफ आग उगलती। उनकी मुख्य कृतियों में गोलपीठा के साथ ही मराठी में मूर्ख म्याता याने हलबले डोंगर, मूर्ख बुढ़े ने हिलाया पहाड़, तुझी याता कांची, आपकी कक्षा कौन सी, खेल, प्रियदर्शनी या सतेत जीव रमत नाही, इस सत्ता में मन नहीं लगता, मी मारले सुयाचे घोड़े साथ, मैंने मारे सूरज के साथ घोड़े, तुझे बोट धारुन चललो आहे, तेरी उंगली पकड़ कर चला, गाडू गाडू बगीचा, यह कविता संग्रह, अंधार यात्री, नाट्यकृत और हाडवाला तथा नेगेटिव स्पेस कादम्बरी प्रमुख है। इनकी सबसे लोकप्रिय अगर कहा जाए, जो कि विद्यार्थियों को इम्तहान के वक्त भी ये क्वेश्चन में आते हैं, इनकी सबसे लोकप्रिय अगर जो पुस्तक हुई है कादम्बरी सबसे ही महान इनकी कविता रही है और इसके ये लेखक रहे हैं। उनकी कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद नामदेव ढसाल पोएट ऑफ द अंडरवर्ल्ड पोएम्स 1972 से 2006 में प्रकाशित किया है। नामदेव ढसाल अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए। भारत सरकार ने 1999 उन्हें पद्मश्री से नवाजा था। 2004 में साहित्य अकादमी ने उन्हें जीवन गौरव प्रदान किया था। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें साहित्य सेवा के लिए पुरस्कृत किया था। नामदेव ढसाल की पत्नी मल्लिका शेख भी साहित्यकार हैं। मल्लिका के पिता साहिर अमर शेख महाराष्ट्र के जाने माने कवि और कम्युनिस्ट आंदोलन से संबंधित थे। नामदेव ढसाल आंदोलन में भी उन्होंने विद्रोह किया और अंत तक पैंथर ही रहे। हालांकि वह अपने आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाने में चूक गए। 15 जनवरी 2014 को मुंबई में उनका परिनिर्वाण हो गया। साथियों, नामदेव ढसाल का चित्रण जैसा किया जा रहा है यहाँ, तो एक छोटा सा परिचय कभी यहाँ संक्षेप रूप में दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने बहुत उस समय अपने सेवा के दौरान इन्होंने जो चेतना खास करके ये दलित समाज के लिए जो किए हैं, इनका उपकार भूल नहीं सकेगा। हालांकि ये पूरे बहुजन समाज को इन्होंने जगाया है, बल्कि उसके बावजूद और भी लोगों को जो बहुजन समाज से भी ऊपर हैं, सर्व समाज है, सर्व समाज के लिए इन्होंने, क्योंकि ये कवि की हमेशा ये चाहत होती किसी वो एक वर्ग विशेष का नहीं होता है, बल्कि वो समूचे देश और समूची दुनिया के लिए कार्य करता है। कवि की सोच हमेशा ऐसे ही होती है। साथियों, उन्होंने जो काम किया है बहुत ही सराहनीय काम किया है और उन्होंने सरकार में उनको खूब नवाजा गया है। उनको कई तरीके से कई उनको अवार्ड और पुरस्कार मिले हुए हैं। उनकी रचना ही ऐसी है कि जो सब समाज के लिए बहुत ही हितकारी है, कि उसे लोग पढ़ करके और उनके विचारों को अमल करके एक अच्छा जीवन अपने आप को बनाने में कोई कमी नहीं रह जाती है, कि एक अच्छा जीवन बना सकते हैं। इसी विचारधारा के साथ नामदेव ढसाल ने पूरे जीवन पर्यंत जो है कि समाज सेवा में बिताया। हालांकि उनकी पत्नी भी कवि थी और उनके कवि के जो पिताजी थे वो भी एक साहित्यकार ही थे। इनका तो साहित्य से जुड़ा ही लगाव हुआ था, जिसके कारण इनको काफ़ी सफलता मिली और उसकी सोच विचार के साथ इन्होंने जिन जिन पुस्तकों की रचना की, उसके माध्यम से अगर हमारा युवा वर्ग चाहे तो उनसे सीख लेकर के सोचे और साहित्य की दुनिया में साहित्य के माध्यम से इन्होंने जो समाज की सेवा की है, जो हक अधिकार को अपने जिनके शोषित और वंचितों को जो अधिकार से वंचित रहे हैं उनको लेने के लिए उनमें एक ठोस रूप से जागृति जो पैदा की है, वो उल्लेखनीय है कि हमको अन्याय सहना नहीं है, बल्कि अन्याय के खिलाफ हमें खड़े होना है और उसका
साहसपूर्वक मुकाबला करना है जिससे कि हमें न्याय मिल सके। ये जो सोच कवि की होती है ये एक बहुत ही बढ़िया सोच होती है और यही उन्होंने अपने लेखनों में दर्शाया साथियों। अब यहीं इस वाणी को विराम लेते हुए आगे हम फिर दूसरे किसी महापुरुष के विषय पर चर्चा करेंगे। ये अभी नज़दीक के हाल के हमारे ऐसे कवियों की चर्चा है जो कि जब तक हम थोड़ा बहुत स्वतंत्र, पूर्ण रूप से तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हम स्वतंत्र हो चुके थे, जिसमें लिखने पढ़ने और सरकार में जाने और अवार्ड लेने तक का जो उन्हें मौका मिला है ये सब इन्हीं की बदौलत मिला है। बाकी पीछे के हमारे महापुरुषों ने जो काम किया उन्हीं की चेतना के जगह हमको ये मौका मिला है साथियों। इसी के साथ आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।